बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मज़ार डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोरवर्दी। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। नए अपॉइंट हो गए हैं DGISI आसिम मलिक साहब। आप पुराने DGISI की परफॉर्मेंस जो कि नदीम अंजुम थे, कैसे देखते हैं उनको? क्या राय है आपकी? देखिए, नदीम अंजुम को आसिम मुनीर साहब ने अपॉइंट नहीं किया था। नदीम अंजुम को इमरान खान और जनरल बाजवा ने अपॉइंट किया हुआ था। और जब जनरल फैज को तब्दील किया गया था तो नदीम अंजुम को लगाया गया था, और ये जनरल बाजवा और इमरान खान के दौर की अपॉइंटमेंट थी। ये ना तो पीडीएम के पहले दौर की अपॉइंटमेंट है, और ना ही निगरान दौर की अपॉइंटमेंट है। और ये ना ही अब तो आसिम हम जनरल नदीम अंजुम को आसिम मुनीर की टीम नहीं कह सकते। आसिम मुनीर को विरासत में नदीम अंजुम मिले, लेकिन एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ के तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने उनको तब्दील नहीं किया, और उन्हीं के साथ कंटिन्यू किया, हालांकि वो जनरल बाजवा की टीम थे। और जनरल बाजवा के लिए उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो कोई डीजीआईएसआई नहीं करता है जनरल बाजवा के लिए। तो इसलिए ये मैं जनरल नदीम अंजुम को जनरल बाजवा की टीम समझता हूं, मैं उन्हें जनरल आसिम मुनीर की टीम नहीं समझता था। ये जरूर है कि उन्होंने कंटिन्यू किया, उनको एक्सटेंशन भी मिली। वो मुल्क के खास हालात ऐसे थे। एक तो मुल्क में अनरेस्ट बहुत ज्यादा था। जनरल आसिम मुनीर ने जिन हालात में फौज की कमांड संभाली, उसमें फिर 9 मई भी आ गया, और उसके बाद मुल्क में इंतखाबात का बिगल भी बच गया। तो ऐसे जी। में डीजीआई को मुल्क के अंदर के हालात के मुताबिक भी नहीं तब्दील किया जा सकता था। तो उनको कंटिन्यू कराया गया कि इंतखाबात के वक्त नए डीजीआई आ जाएंगे पाकिस्तान में। वो उस वक्त पॉलिटिकल स्क्रिप्ट में ठीक नहीं लग रहा था। और 9 मई के बाद भी कोई डीजीआई को तो, और आसिम मुनीर ने डीजीआई को तब्दील करना मुनासिब नहीं समझा। अगर हम फैसल नसीर की बात करें, डीजीसी की, तो वो भी बाजवा साहब के दौर के अपॉइंटेड हैं। तो इसलिए ज्यादातर जो आईएसआई की टीम है वो वही थी जो जनरल बाजवा के दौर में काम कर रही थी। और जनरल बाजवा ने के दौर की टीम ने ही के साथ ही जनरल आसिम मुनीर ने कंटिन्यू किया। अब जो आसिम मलिक की अपॉइंटमेंट है, ये जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट है। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के 1.5 साल बनने के 1.5 साल बाद अब इस पोजीशन में आए कि वो अपना डीजीआई ले आए, और उन्होंने जनरल आसिम मलिक को चूज किया है। अब जहां तक आसिम मलिक और आसिम मुनीर का ताल्लुक है, तो आसिम मलिक ने एज एजी आसिम मुनीर साहब के साथ बहुत क्लोज काम किया है जीएचक्यू में। और जीएचक्यू में सीजीएस और एजी, ये चीफ की इनर कोर टीम के जनरल समझे जाते हैं, जो हर वक्त चीफ के साथ राब्ते में होते हैं। और एजी तो रिटायर्ड फौजियों के डिसिप्लिन को भी देख रहा होता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो जो जनरल फैज के कोर्ट मार्शल का सारा काम है, वो बतौर एजी आसिम मलिक ने देखा है, और ये ऑपरेशन भी उन्होंने किया है। तो इसलिए वो आसिम मुनीर के बहुत करीबी और बहुत ट्रस्टेड आदमी समझे जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 1.5 साल बाद आसिम मुनीर अपने मोस्ट ट्रस्टेड आदमी को डीजीआई लाने में कामयाब हुए हैं। तो हमें ये लगता है कि जो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस थी आसिम मुनीर साहब की आईएसआई में, जो हम देखते थे एक पुरानी टीम के साथ उनकी, और वो पुरानी टीम को चेंज भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि फौज में ऐसे थोड़ी होता है कि आप बदल दें। तो उन्होंने गुजारा किया है, हार्ड टाइम गुजारा है। लेकिन अब हमें जनरल आसिम मुनीर का एजेंडा आगे चलता हुआ ज्यादा तेजी से नजर आएगा, और उनका स्टाइल जो है बतौर आर्मी चीफ, वो हमें आईएसआई में भी नजर आएगा। ठीक हो गया। सर, कल मखसूस नशस्तों की डिटेल जजमेंट भी जो है वो आ गई है। आपको क्या लगता है कि उस पर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं? मुश्किल लगता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का नहीं है, सवाल आइन और कानून का है। अब सवाल यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। हमारे दोस्तों की राय है कि अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करने का रुझान होगा तो जंगल का कानून हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ में हम ये भी समझते हैं कि अगर आप पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के जरिए रेडिक्यूल करना शुरू कर देंगे, तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। फिर तो जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाएगा, जुडिशियल मार्शल लॉ आ जाएगा। आप जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट देख लेंगे। देखें, जमहूरियत का हुस्न तो पार्लियामान में है। अगर जी। आप पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के पांव तले रोंदने की इजाजत दे देंगे, तो फिर कैसी जमहूरियत और क्या कौन सी जमहूरियत?
अब इस वक्त तो सवाल ये है कि पार्लियामान ने एक कानून साजी की है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और अदालत का जी। एक फैसला है। अदालत का जो फैसला है वो पुराने कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है, जबकि नई कानून साजी हो गई है। तो क्या नई कानून साजी चलेगी या अदालत का पुराने कानून के मुताबिक फैसला चलेगा? मैंने कई दफा ये मिसाल दी है कि देखिए, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अदालतों ने ताहयात नाअहल किया, बाद में पार्लियामान ने ताहयात नाअहली खत्म करके कानून बदल दिया, फिर उनकी ताहयात नाअहलियों के जो अदालती फैसले थे वो खत्म हो गए, क्योंकि पार्लियामान की कानून साजी अदालती फैसलों को खत्म कर देती है। अदालती फैसले जो हैं वो पार्लियामान की कानून साजी के ताबे हैं। अगर इस असूल को माना जाए तो जो मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला है उसके ऊपर पार्लियामान की कानून साजी आ गई है। अब मेरी राय में पार्लियामान की कानून साजी को फौकियत हासिल होगी और अदालती फैसला जो है वो उस कानून साजी की वजह से खत्म हो जाएगा और उस पर अमल नहीं हो सकेगा। ये बात नहीं है कि हुक्मरान इत्तेहाद की धक्काशाही है कि वो कह रहा है कि मैं अमल नहीं करूंगा। सवाल एक कानूनी मसले का है कि पार्लियामान ने कानून साजी की है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि कोई दो दफा हल्फिया बयान नहीं दे सकता, जिस सियासी जमात ने पहले लिस्ट ना दी हो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, और जो रियायतें अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को मिली थी वो इस कानून से खत्म कर दी गई हैं। मेरी राय जी। में इलेक्शन कमीशन को नए कानून के मुताबिक काम करना होगा, वो पुराने अदालती फैसले के तहत पर अमल नहीं कर सकता। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि चूंकि इस अदालती फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन का ये रद्द अमल भी सामने आया है कि अब तो इलेक्शन एक्ट ही रिडंडेंट हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट को खत्म ही कर दिया है, तो मुझे तो नया इलेक्शन एक्ट भी पास होते नजर आता है ताकि इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन किया जाए। मुझे मखसूस नशिस्तों का फैसला भी पार्लियामान की कानून साजी के मुताबिक हल होता नजर आता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह एक दफा बंदयाल साहब ने 14 मई को पंजाब के इंतखाबात का ऐलान किया था, तो तब भी हमने पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई देखी थी और पार्लियामान जीत गई थी। अब भी मुझे लगता है कि पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट की इस लड़ाई में पार्लियामान जीत जाएगी। जो दोस्त ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान को पांव तले रौंदने की इजाजत होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो पार्लियामान को अपने पांव तले रोक सके, मैं उनकी इस मंतक से मुत्तफिक नहीं हूं। मेरे ख्याल में पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के बनाए हुए आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट अस खुद ना कोई कानून बना सकता है ना आइन बना सकता है। ये जी कि सुप्रीम कोर्ट कानून खत्म कर सकता है पार्लियामान का बनाया हुआ, ये भी गलत रवायत है। हम सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान का गेट कीपर या चौकीदार नहीं बना सकते। पार्लियामान के ऊपर कोई फौजी चौकीदारी भी नहीं चलेगी और कोई अदालती चौकीदारी भी नहीं चलेगी। अगर हम पार्लियामान के ऊपर फौजी स्टैब्लिशमेंट की चौकीदारी के खिलाफ हैं तो हम पार्लियामान के ऊपर अदालती चौकीदारी के भी खिलाफ हैं, वो भी गलत है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो फैसला है ये आइन और कानून की नजर में मुझे नहीं लगता इस पर अमल हो सकता। ठीक हो गया सर। 5 मेंबर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में 63A की नजरसानी की दरख्वास्त सुन रहा है और इस बेंच का हिस्सा है एडहॉक जज हमारे मजहर आलम मियां खेकवी। तो आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? मैं समझता हूँ कि एडहॉक जज भी जज होता है और जज तो जज होता है, उसके वही इख्तियारात हैं जो एक आम जज के हैं। तो डिग्री डिग्री होती है और जज जज होता है। ये एडहॉक और मुस्तकिल की कोई नहीं कि कौन सा जज कौन सा केस कौन सा जज सुन सकता है, कौन सा जज कौन सा जज नहीं सुन सकता, ये फजूल बात है। और हमारे दोस्त ऐसे ही गुमराह करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है। 63A का जो मामला है, आप देखें ये हमजा शहबाज की जब हुकूमत खत्म की थी उसके बाद ये नजरसानी की दरखास्त दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये नजरसानी की दरखास्त नहीं लगाई। और जो जस्टिस जी। मुनीब अख्तर ने ये फैसला लिखा जिसके ऊपर बहुत तनकीद है कि ये जो है री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसकी नजरसानी लग ही नहीं सकी। और आप देखें ना जी, इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें अगले दिन लग जाती हैं, लेकिन हुक्म पीडीएम की 63A की नजरसानी की दरखास्त 2 साल ही नहीं लग सकी। तो इस पर सब लोग सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एतराज है ये फजूल है, इसमें कोई दम नहीं है।
और ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, ये एक सियासी एतराज है, और सुप्रीम कोर्ट सियासी एतराजात पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक चलता है। और रूल्स में ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि उनको बेंच में नहीं शामिल किया जा सकता। तो फिर ये कैसी रुकावट है? अगर आपने पोलिटिसाइज करना है वो जुडिशल कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट में जज लग गया है उसके पास वही इख्तियारात हैं जो एक आम जज के पास हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई फर्क है। ठीक हो गया सर। जस्टिस मंसूर अली शाह का लेटर जो है वो एतराजात उठा रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पे। आप इस पे अपनी क्या राय है? ठीक है, मंसूर अली शाह साहब ने भी एक खत लिखा है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट है उसके बाद जो कमेटी की हैयत तब्दील की गई है। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी कहा है कि मैं अब किसी बेंच का हिस्सा नहीं होऊंगा जब तक वो खत्म नहीं होगा। अब मैं ये समझता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इसलिए लाया गया था कि हम बेंचेस के कयाम में चीफ जस्टिस की आमरीत के खिलाफ थे, और राय ये थी कि जजेस मिलकर बेंच बनाए। लेकिन अब जब ये कमेटी बनाई गई तो उसके बाद ये नजर आया कि इस कमेटी में अगर दो जज चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत कर दें तो वो सिटिंग चीफ जस्टिस को माजूल कर देंगे, और सिटिंग चीफ जस्टिस रिडंडेंट हो जाएगा, सिटिंग चीफ जस्टिस बेख्तियार हो जाएगा, सिटिंग चीफ जस्टिस ओएसटी हो जाएगा, और सिटिंग चीफ जस्टिस होते हुए घर चला जाएगा। लेकिन अब प्रैक्टिस इस कमेटी के क्याम का ये मतलब तो नहीं था कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बिल्कुल ओएसटी कर दें और रिडंडेंट कर दें, और वो इस कमेटी के बाकी दो मेंबर जब चाहें चीफ जस्टिस को माजूल कर दें, उससे उसके अख्तियारात छीन लें, उसको बेंच ना बनाने दें, उसको काम ही ना करने दें। अब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने तो मिलकर काजी फायद ईसा को रिडंडेंट कर दिया। उन्होंने काजी फायद ईसा के तमाम अख्तियारात छीन लिए, और वो चीफ जस्टिस होते हुए भी चीफ जस्टिस नहीं थे, उनकी सुप्रीम कोर्ट में कुछ चल ही नहीं रही थी। अब जब ये देखा गया कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस है, आपने उसको माजूल ही कर दिया है, आपने उससे उसके सारे इख्तियारात ही वापस ले लिए हैं, तो हुकूमत का ये मतमा नजर तो कभी भी नहीं था कि सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ दो जजों के जरिए कू करा दिया जाए। ये तो ऐसी है जैसे दो जर्नैल मिलकर आर्मी चीफ के खिलाफ कू कर दें। अगर कल को कोई कमेटी बनाई जाए फौज के अंदर के ये मिलकर फैसले करेगी, उसमें दो जूनियर जर्नैल आर्मी चीफ के खिलाफ कू कर दें, ये कभी मुमकिन है? इसी तरह ये भी नहीं मुमकिन कि दो जूनियर जज जो हैं वो सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ कू कर दें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही वो अमेंडमेंट जो थी वो जरूरी थी, क्योंकि आपने चीफ जस्टिस के ओहदे को बिल्कुल ही नालायक वो बेअसर कर दिया था, तो ये अमेंडमेंट की गई। अब मंसूर अली शाह साहब को लगा कि उनके पास जो इख्तियार आया हुआ था और जो उन्होंने मुनीब अख्तर साहब के साथ मिलकर बनाया हुआ था एकजुट, वो चला गया। हालांकि मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब ने अगर 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बन जाना है तो वो मिलकर दोबारा मुनीब अख्तर को डाल लेते, एक महीने की तो बात थी। वो अपनी मर्जी की जैसी मर्जी कमेटी बना लेते, वो जब उनकी बारी आएगी वो बना लेंगे। अभी काजी फायज ईसा को ये इख्तियार दिया गया, उन्हें काजी फायज ईसा के इख्तियार को उबे करना चाहिए, कल को उनके पास इख्तियार आएगा वो उबे करना चाहिए।